हेलो बच्चों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना था जाबिर हुसैन की रचना सांवले सपनों की याद में। तो उसमें हमने देखा था कि जिस प्रकार जाबिर हुसैन जी ने सालेम अली जी के व्यक्तित्व को उभारा है और एक पश्चिमी वैज्ञानिक के रूप में हमारे सामने उनका चित्रण प्रस्तुत किया था कि एक व्यक्ति जो होता है किस प्रकार प्रकृति के तत्वों से जुड़ा रहता है। अब वह संसार से विदा होता है तो प्रकृति तत्व उसे अभावों से जूझते हैं। तो और ये जो रचना लिखी गई थी ये उनकी तुरंत मृत्यु के बाद की रचना है। कि हम पाठ की शुरुआत में जहाँ बात कर रहे थे कि उनकी मृत्युशैया, यानी कि हम बात कर रहे थे कि जब वो मरे थे, जब उनकी अंतिम यात्रा निकल रही थी तो कई सारी भीड़, कई सारा हुजूम जो उनके साथ चल रहा था, तो उसके साथ साथ कई सारे पक्षी भी जो थे मौजूद थे जो उनको शायद उनकी अंतिम यात्रा में साक्षी बन रहे थे। और उसके साथ हमने आगे देखा कि वृंदावन का जिक्र आया था कि वृंदावन का जिस प्रकार संबंध श्री कृष्ण से है कि वृंदावन का जब भी नाम लिया जाता है तो रहते रहते श्री कृष्ण का नाम जरूर आता है, क्योंकि बिना श्री कृष्ण के वृंदावन का कोई महत्व नहीं रहता है। उसी प्रकार अगर पक्षियों के बारे में बात करें कि पक्षी के असली प्रेमी कौन है तो उसमें सालिम अली जी का नाम प्रमुखता लिया जाता है। दोनों के संबंध उसी प्रकार से एक दूसरे से जुड़ा रहता है। जैसे हम वृंदावन की बात करते हैं, चाहे वहाँ के वन की बात करते हैं, गाँवों की बात करते हैं, वहाँ के बैलों की, गायों की बातें करते हैं, तो सबका संबंध कहीं ना कहीं श्री कृष्ण से जुड़ा होता था। आगे इन्होंने ये भी बताया कि हमारा अगर श्री वृंदावन जाना हो, वहाँ की हमारी गलियों में घूमना हो, वहाँ के हम प्रकृति के तत्वों को देखें तो हमें अनायास ही आभास होता है कि कहीं ना कहीं श्री कृष्ण अचानक से हमारे सामने प्रस्तुत होंगे और अपनी वही मधुर बांसुरी के संगीत से हमें क्या करेंगे, आनंदित करेंगे, भावविभोर कर देंगे। आगे हम आगे जानते हैं, मिथकों की इस दुनिया में सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले इस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। मिथकों के बारे में जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा, मिथक शब्द का प्रयोग हुआ था। मिथक के बारे में देखा, पुराने कथानकों से लिया जाता है कि अगर ऐसे हम पुरानी बातों में, पुराने ऐसे पक्षी विज्ञानी के रूप में अगर किसी का सवाल का जवाब ढूंढना चाहें तो उसमें एक कमज़ोर काया वाले व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम है सालिम अली का। उम्र की शती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन बच रहे थे। शती से मतलब होता है शताब्दी, यानी 100 वर्षों का समूह। तो यानी सालिम अली जी अपने जीवन के 100 वर्षों में पहुंचने ही वाले होते हैं, कुछ दिन ही शेष पड़ते हैं। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो। लंबी यात्राओं से यहाँ का मतलब है कि व्यक्ति अपने जीवन को जो जीता है तो उस समय कई यात्राएं करता है। यात्रा से मतलब नहीं कि वो एक जगह से चलकर दूसरी जगह जाता है, जो वो संघर्ष करता है, जिस कार्य के प्रति वो लगाव रखता है, जिस कार्य के वो प्रवृत्त होता जाता है, तो उन यात्राओं के कारण भी क्या होगा, उनका शरीर कमज़ोर हो गया। पहले ही तो वो कमज़ोर शरीर वाले थे, दूसरी उतने संघर्षों से, इतने योगदान के कारण वे भी क्या हो चुके थे, कमज़ोर शरीर के हो गए। और इसके साथ साथ कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनती है। यानी जीवन के इतने लंबे समय को जीने के बाद एक घातक बीमारी जो उन्हें लग जाती है, कैंसर, और इसी से उनकी क्या होती है, मौत हो जाती है। लेकिन आगे हम देखें कि लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। यानी कि अंतिम समय भी देखें कि व्यक्ति, जैसे हम मानते हैं कि किसी का 100 वर्ष तक का जाना, जैसे जैसे हमारी उम्र का एक पड़ाव बीतता जाता है, हम 40, 50, 60, 70 यानी एक एक उम्र के पड़ाव को पार करते हैं, तब देखता है कि शरीर के जो हमारे शरीर के जितने भी हमारे भाग होते हैं वो अपने कार्य करने में क्या हो जाते हैं, असफल से यानी क्षीण होते जाते हैं। लेकिन फिर भी देखें कि इतने अंतिम समय तक भी उनकी उनकी आंखों की वह रोशनी, व चमक उतनी ही बनी हुई थी जितनी पहले बनती थी। यानी कि पक्षियों को तलाश करने में और उनकी हिफाजत करने में। यहाँ हम बात करें थे सालिम अली जी के कि उन्हें पक्षी प्रेमी भी कहा गया है। तो पक्षी प्रेमी का मतलब ये नहीं कि जो केवल पक्षियों के बारे में दुनिया को परिचय कराए, उनके गुणों के बारे में दुनिया को परिचित करवाए, इसके साथ साथ है कि उनकी हिफाजत, उनके प्रति समर्पित थे, उनको बचाने की भी कोशिश किया करते थे। सालिम अली की आँखों पर चढ़ी दूरबीन उनके मौत के बाद ही तो उतरी थी। दूरबीन लेते हैं हम, जैसे किसी दूर की वस्तु को पास में देखने के लिए लेते हैं। साइंस के चैप्टर में आप लेंस के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे, तब आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी हमने कहीं ने देखा है कि हम खिलौनों में भी जब दूरबीन लाया करते हैं, यानी दूर की वस्तु में पास दिखाया देती थी, तो दूरबीन जो वो हमेशा अपने पास रखा करते हैं, जिसे वो देखा करते थे पक्षियों को, क्योंकि ऐसा संभव नहीं कि हर पक्षी हमें पास ही मिल जाए, हर चीज़ हमें पास मिल जाए। तो दूर की जब वस्तु रहती है जहाँ पर हमारा पहुँचना संभव नहीं है, तो हम उसे दूरबीन की सहायता से क्या करते हैं, देख पाते हैं। तो वो दूरबीन भी उनकी मौत के बाद ही उतरी थी। जीवन भर उसी का सहारा से उन्होंने कई पक्षियों के सौंदर्य को देखा है, उससे दुनिया को परिचय करवाया था। आगे देखें
कि उन जैसा वर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो। वर्ड वाचर से इंग्लिश शब्द का प्रयोग हुआ है, बर्ड यानी पक्षी, वाचर यानी देखने वाला। अब देखने से मतलब है उनके अनछुए पहलों से दुनिया को परिचय करवाना, शायद ही कोई हुआ हो। लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। यानी जब हम व्यक्ति एकांत क्षण कौन से होते हैं, जब हमारा देखा कि हमारे जीवन बहुत व्यस्तम सा है, व्यस्त है, बहुत बिजी लाइफ है। इस बीच में हम देखें कि कहीं ना कहीं ऐसे पल हमारे निकालने पड़ते हैं जब बिल्कुल एकांत पर हैं। उस समय केवल हम अपने बारे में सोचें, अपने किए हुए कार्य के बारे में सोचें, भविष्य के बारे में सोचें। तो ऐसा कभी जब प्रकृति के बीच में बैठे हुए सालिम अली जी बिना दूरबीन भी देखे जाते थे, उस समय उन्होंने बिना दूरबीन के प्रकृति के तत्वों को निहारा करते थे, प्रकृति को देखा करते थे। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छू लेने वाली उनकी नज़रों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। दूर क्षितिज क्षितिज से मतलब है, जैसे क्षितिज का मतलब होता है कोई बहुत दूर स्थित, ठीक है। क्षितिज से मतलब लेते हैं जहाँ पर हम जैसे कभी समुद्र किनारे जाते हैं, समुद्र में देखा होगा, समुद्र की आपके अंतिम छोर तक जा सकते हैं क्या? आपकी आंखें वहाँ तक पहुँच सकती है? नहीं। लेकिन हमारी आंखें जहाँ तक जाती है, यानी उसके अंतिम छोर तक को देखती है, तो हमें ऐसा आभास होता है कि समुद्र के जो किनारा, जो दूर विस्तार को हम देखते हैं, तो उसके अंतिम छोर में ऐसा लगता है कि वहाँ पर आकाश भी उस पानी को छूता हुआ, समुद्र के किनारे को छूता सा आभास होता है। तो जहाँ तक हमारी दूर ऊंचाई तक जो हमें दिखाई देती है वह क्षितिज कहलाती है। कि यानी दूर क्षितिज से फैली जमीन और झुके आसमान को छू लेने वाली नज़रों में कुछ वैसा जादू है जो प्रकृति को क्या करता है, अपने घेरे में बांध लेता है। प्रकृति एक ऐसी चीज़ है, प्रकृति एक हमारे लिए बात करें तो प्रकृति क्या करती है कि व्यक्ति को अपने आगोश में ले लेती है। व्यक्ति का सौंदर्य इतना अनुपम होता है कि अनायास ही व्यक्ति क्या करता है, उसकी ओर खींचा चला जाता है प्रकृति के। चाहे वो पहाड़ों को देखे, नदियों को देखे, झरनों को देखे, चाहे बाग बगीचों वन को देखे, तो क्या होता है, वैसे अनायासी से अपने हृदय से उसे जुड़ सा जाता है, उसे आनंदित करता है। तो सालिम अली भी उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। ऐसे तो देखा गया है कि प्रकृति क्या करती है कि सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, हम सभी उसी के प्रभाव में चले जाते हैं। लेकिन जहाँ हम बात कर रहे थे एक नज़रिए की, तो हमने देखा कि सालिम अली जी में एक ऐसा अद्भुत गुण है कि वो प्रकृति को अपने प्रभाव में लाते हैं। प्रकृति के प्रभाव में ना आकर प्रकृति को अपने हिसाब से क्या करते हैं, बनाते हैं। बनाने मतलब यानी प्रस्तुत करते हैं, प्रकृति को अपने तरीके नज़रिए से क्या करते हैं, दुनिया से परिचित करवाते हैं। तो सब उसके क्या होते हैं, कायल होते हैं, शौकीन होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी, और ये दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। उन्होंने जो प्रकृति को देखा तो उन्होंने ये देखा कि प्रकृति में जितने तत्व हैं उनमें एक हंसते खेलता एक रहस्य भरी है, एक दुनिया भरी है जो एक फैली सी है, और वो दुनिया उन्होंने क्या करी, अपनी मेहनत के लिए गढ़ी थी। यानी जो उन्होंने सोचा था, जो प्रकृति के बारे में सोचा था। तो आगे देखिए उनकी जीवन साथी इसे गढ़ने में, यानी ये जो दुनिया थी, रहस्यमय दुनिया, इसको गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने भी काफ़ी मदद पहुंचाई थी। और तहमीना उनके स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। एक जैसे देखे कि व्यक्ति के सफलता के पीछे उसके किसी न किसी का हाथ जरूर होता है, चाहे वो पत्नी का हो, चाहे किसी मित्र का हो। तो यहाँ पर उनकी पत्नी भी उनके साथ बनी रहती है, जिससे वो हमारे सामने पक्षी विज्ञानी के रूप में सामने आते हैं। तो यह देखा कि उनकी जो पत्नी थी वो उनके स्कूल के दिनों से ही उनके साथ रही थी। तो यानी दोनों में एक दूसरे को समझने में काफ़ी मदद मिलती है। और ये देखा है कि जो सालिम अली जी जो काम अपनी तत्परता से, तल्लीनता से करते थे, उसके पीछे कहीं ना कहीं हाथ जो था वो उनकी पत्नी तहमीना का था। आगे देखें, अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली का एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा की झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह जी से मिले थे। आगे हम बात करें रोमांचकारी से मतलब होता है कि हम अपने जीवन में अपने दैनिक कार्यों से हटकर कुछ नया सा करते हैं। हम डेली क्या करते हैं, हम अपने डेली सुबह उठे, हमारे नित्य कर्मों के बाद हम अपने जीवन शैली में जैसे काम, बिजनेस, कहीं जाना होता है, जा जुआ के वापस आ जाते हैं, शाम को वही खाना पीना, सो जाते हैं, धूप से दिन उठते हैं, वापस वही हमारी नित्य कर्म सा बना रहता है। इसमें नया कुछ नहीं होता है। तो नए के लिए हमें ऐसा कोई नया कार्य होता है जिसमें हमें काफ़ी दिलचस्पी होती है, काफ़ी लगाव होता है। तो इसके मालिक सालिम अली जी एक दिन क्या होते हैं कि केरल की एक साइलेंट वैली, जो एक वाटिका थी, यानी एक उद्यान था, एक वन का जो भाग था, वहाँ पर रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने के लिए अनुरोध लेकर मिलने जाते हैं चौधरी चरण सिंह जी से। वे प्रधानमंत्री, यानी उस समय के भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह जी से। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पहली
पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। और दूसरी ओर देखें, जिन प्रधानमंत्री जी के पास जाते हैं चौधरी चरण सिंह जी, वे भी क्या थे, गांव की मिट्टी से जुड़े हुए आदमी थे, यानी कि वो ग्रामीण से जीवन जीने वाले व्यक्ति थे। और वे इन प्रकृति के प्रभाव से अच्छे तरह परिचित थे, क्योंकि हम देखें कि हमारा जीवन चाहे ग्रामीण चाहे शहरी जीवन होता है, तो दोनों में बड़ा अंतर होता है। शहरी जीवन के पास होता है कि वह हर चीज़ पैसों से खरीदता है, लेकिन हम ग्रामीण परिवेश की बात करते हैं तो ग्राम में जो होता है अधिकतर जो होते हैं खेती से जुड़े हुए लोग होते हैं, कहीं ना कहीं उनका खेती से जरूर जिक्र रहता है। तो वह मिट्टी से लेकर फसल से लेकर उगने वाली हर वस्तु के बारे में बारीकी से उसका अध्ययन भी जानते हैं, उसके महत्व को भी जानते हैं। जब हम देखते हैं कि जब किसान जो होता है कृषि करता है, कब करता है, जब उसे पानी का आभास होता है, जब बरसात होने होती है तो उससे पहले क्या करता है, वो अपनी ज़मीन को तैयार करता है, उसके बाद वो फसलों को तैयार करता है, फिर उसे पानी मिलने लग जाता है। तो यही जानने के, तो ऐसा जानकार थे हमारे प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी। तो वो जैसे ही उनके पास अपनी समस्या लेकर जाते हैं, आगे पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उन्होंने उनकी आंखें नम कर दी थी। क्यों कर दी थी? क्योंकि जो खतरे जो सालिम अली जी ने उनके सामने प्रस्तुत किए थे, उनका वह जल्दी से क्या करके आभास कर गए। क्योंकि ग्रामीण जनजीवन, जैसे कि हमने बात करी थी कि वो मिट्टी, या हम बात करें कि ऐसे प्रकृति से जुड़े हुए व्यक्ति थे, तो प्रकृति पे पड़ने वाले जितने भी दुष्प्रभाव है उसको आसानी से समझ सके थे। इस कारण उसकी आंखें भी क्या हो जाती है, नम हो जाती है। तो यानी दोनों ऐसे व्यक्ति कि एक जगह प्रकृति प्रेमी है, दूसरे भी प्रकृति प्रेमी से मिलता है, तो दोनों के बीच में एक तरीका हम बोले कि सामंजस्य प्रस्तुत होता है। अगर कोई समस्या उनके पास मौजूद होती है तो उसका भी वह निवारण करने के लिए तत्पर हो जाया करते हैं। आगे देखें, आज सालिम अली नहीं है तो आज चौधरी साहब भी नहीं है, यानी दोनों प्रकृति प्रेमी जो है आज हमारे बीच में जीवित नहीं है। तो कौन बचा है जो अब इस सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? आखिर हमने दो उदाहरण देखे या दो ऐसे व्यक्तियों के बारे में जाना है, तो आखिर अब कौन होगा जो एक भारत की उन्नति के बारे में प्रयास करेगा या नींव रखने की बात करेगा, जो प्रकृति से जुड़े हो। क्योंकि प्रकृति हमें बचाए रखने के लिए कोशिश करती है, प्रकृति के जितने तत्व हैं। तो ये देखिए धीरे धीरे प्रकृति के जितने भी संसाधन हैं कुछ ना कुछ सीमित से होते जा रहे हैं, जिनका उपयोग आज व्यक्ति जो है, मानव जो है, क्या कर रहा है, अपने स्वार्थ के लिए किया जाता है। आज हम छोटा सा उदाहरण भी ले, जैसे आज ऐसी कौन सी प्रकृति की चीज़ है जो आज कुछ समय के लिए हमारे पास मौजूद रह सकती है? तो वो जैसे हम उदाहरण लेते हैं पेट्रोल डीजल। पेट्रोल डीजल प्रकृति में तत्व हैं जिनका कई हजारों सालों से जमीन में पड़े रहने के बाद उसका आज दोहन किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, हमारे काम में लिया जा रहा है। लेकिन इसका दोहन इस तरीके से किया जा रहा है कि शायद कुछ ही सालों तक इसका उपयोग हो सकेगा और फिर कुछ समय बाद ये समाप्त हो जाएगा। फिर आने वाली पीढ़ी ये चीज़ों के बारे में परिचित नहीं होगी, केवल वे इतिहास के विषयों में ही पढ़ा करेंगे। तो हमें भी जानना है कि हम प्रकृति के तत्वों का उपयोग तो करें, लेकिन उसका संरक्षण भी साथ साथ करें। ये नहीं कि हम केवल उसका दोहन करने जाते हो लेकिन उसका संरक्षण करना नहीं जानते हैं। अब कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? प्रकृति हम देखें कि केवल नदी पहाड़, तो पहाड़ों में बात करें हिमालय जो हम जाना जाते हैं कि बर्फ़ से घिरा हुआ है। प्रकृति के अनुभव छठा देखें कि हमने केवल एक पहाड़ देखे जो पत्थरों से होते थे, तो हिमालय ऐसे पहाड़ हैं जो केवल बर्फ़ से ढके रहते हैं। तो ऐसी भी हमारी प्रकृति है और उनमें पाए जाने वाले पक्षियों की, क्योंकि हमने देखा है अलग अलग जगह अलग अलग का पर्यावरण होता है, तो वहाँ पे पर्यावरण में पाने जाने अलग अलग जीव अलग भी होते हैं। मनुष्य की बात करें तो उनके रंग रूप अलग अलग, व्यवहार से अलग होता है। तो उसी देखिए कि जहाँ अलग अलग पर्यावरण होगा उसी का अनुरूप वहाँ पर पक्षी भी निवास करते हैं, उनकी अलग अलग विशेषताएं भी पाई जाती है। तो अब उनकी कौन वकालत करेगा, कौन उनकी हिफाजत करेगा, उनसे हमारा दुनिया से परिचय कौन करवाएगा? सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वे अपने पति के बारे में कुछ लिखें। तो आगे हम थोड़ा सा जानते हैं D.H. लॉरेंस साहब के बारे में कि ये 20वीं सदी के अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। जैसे हमारे मुंशी प्रेमचंद जी कहानी सम्राट भी है, उसके साथ साथ उन्होंने कई उपन्यास भी लिखे हैं। इनकी जो कविताएं लिखी है अधिकतर ये प्रकृति से संबंधित कविताएं लिखी है इन्होंने। प्रकृति से D.H. लॉरेंस का गहरा लगाव और गहरा और सघन संबंध भी, यानी प्रकृति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। वे मानते हैं कि मानव जाति एक उखड़े हुए महान वृक्ष की भांति है जिसकी जड़ें हवा में फैली हुई, यानी मनुष्य का उद्भव, मनुष्य का जन्म भी हम प्रकृति के तत्वों से मानते हैं, और जब उसका अंत होता है तो वह प्रकृति के उन्हीं तत्वों में क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है, यानी मानव प्रकृति से बिल्कुल जुड़ा हुआ है।
वे मानते हैं कि हमारा प्रकृति की ओर लौटना जरूरी है, यानी हमें प्रकृति को बचाना भी जरूरी है। प्रकृति से लौटने से मैंने हम उसका केवल दोहन करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम क्या करें, प्रकृति के तत्वों को बचाने की भी कोशिश करें। तो आगे जब उनकी मौत होती है तब उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से पूछा जाता है कि आप कहा जाता है कि आप अपने पति के बारे में कुछ लिखें या बताएं उनके रहस्यों के बारे में। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, क्योंकि हमने देखा कि पत्नी जो थी पति के बारे में काफ़ी जानती है, लेकिन उसने कहा कि मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है, क्योंकि कई सारी बातें, कई सारे रहस्य होते हैं जिनको शब्दों से नहीं भावों से व्यक्त किया जा सकता है, और ऐसे भाव जो होते हैं वो केवल एक जानने वाला व्यक्ति ही, जिसमें आत्मविश्लेषण होता है या गहरा बोध होता है, वही व्यक्ति समझ पाता है, उसको शब्दों से बयान नहीं कर सकता। तो उनकी पत्नी फ्रीडा ने क्या कहा, मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। यानी फ्रीडा ने भी ये कहा कि उनकी छत पर जो बैठती गौरैया बैठती है, क्योंकि इनकी जो फॉल स्पैरो है, स्पैरो में चिड़िया का नाम लिया, गौरैया पक्षी के बारे में है, कि वो मुझसे भी ज़्यादा लॉरेंस के बारे में जानती है। यानी जो पक्षी प्रेमी थे लॉरेंस, तो प्रकृति में जब अपनी उपन्यास कविताएं लिखते थे तो प्रकृति के बीच बैठ कर लिखते थे। तो उन्होंने देखा कि वे कई ढेर सारे समय जो है वो एक उनके छत पर आने वाली गौरैया से बात किया करते थे। तो यानी मुझसे भी ज़्यादा गौरैया पक्षी क्या करती है, उनके बारे में ज़्यादा जानती है, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था, मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाये हो। यानी वो इतने व्यक्तित्व का सीधा सरल था, इतना खुला और इतना सादा दिल था कि ऐसा लगता है कि उनका व्यक्तित्व मुझ में झलकता है, मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में वो व्यक्ति समाया हुआ है। लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने शब्दों को, अपने अनुभव को शब्दों का जामा पहना, यानी शब्दों के जरिए उनके व्यक्तित्व को समझा पाना मेरे लिए क्या है, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। मैं अपने शब्दों से उस व्यक्तित्व के बारे में बयान नहीं कर सकती। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में, और हम दोनों के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है, क्योंकि जब ज़्यादातर समय उसके गौरैया के पास बिठाया करते थे तो मुझसे या मेरे बारे में भी सबसे ज़्यादा ध्यान किसे है, उस गौरैया पक्षी को है, क्योंकि हम दोनों का समय भी उसके साथ अधिकतर बिताया करते थे। आगे हम बात करें, जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। जटिल प्राणियों के बारे में बात करें जिन्हें आसानी से कोई बात समझ नहीं आती या उनके भाव ऐसे नहीं होते हैं, तो उनके लिए हमेशा सालिम अली पहेली बने रहेंगे, एक ऐसी अनसुलझी पहेली जिसके बारे में आसानी से समझा नहीं जाना जा सकता। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर घिरने वाली नीले कंठ की वे गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती है। यानी हमारे जीवन का एक उद्देश्य जो होता है, तो हमें एक हमारे जीवन में घटने वाली घटना से भी हम ले सकते हैं। जैसा सालिम अली के जीवन में एक घटना होती है कि बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से एक चिड़िया घायल हो जाती है, नीले कंठ की चिड़िया गौरैया। तो इससे क्या होता है, उनका पक्षियों के प्रति जुड़ाव जो होता है वो और बढ़ जाता है। यानी हमारा देखते हैं हम प्रकृति से प्रेम करते हैं, लेकिन एक घटना से इतने आत्मविभोर हो जाते हैं कि वह क्या करते हैं, उस पक्षी के कारण जितने तमाम पक्षी रहते हैं, चाहे जिससे हमारा परिचय नहीं होता है, उनको खोजने के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती है। जिंदगी की ऊंचाई में उनका विश्वास एक क्षण के लिए नहीं टिका। जितना समय उनका बीतता जाता है, जितनी जिंदगी वो जीते जाते हैं, लेकिन उनको जब विश्वास था कि वो उनके लिए काम कर सकेंगे, उनकी हिफाजत, उनकी रक्षा कर सकेंगे, ऐसा विश्वास कभी भी उनका ख़त्म नहीं होता है। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। तो नैसर्गिक मतलब सहज या स्वाभाविक, साधारण सा, जिसमें कोई दिखावा नहीं होता है। तो इसी तरह लॉरेंस की तरह भी वो क्या हो गए, प्रकृति के एक ऐसे तत्व बनकर रह गए थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अतः सागर बनकर उमरे थे। टापू में देखे, जैसे हमने देखा समुद्र के बीच में एक जमीन का विभाग होता है जो कुछ मीटर का, किलोमीटर तक का होता है जमीन का विभाग। तो वो एक भाग बनने से बजाय क्या बनना चाहते थे, एक महान सागर बनना चाहते थे, जिसमें सब कुछ क्या होता है, समाहित हो जाता है। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव, उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वे आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं। यानी कि हम देखें कि जो लोग उनसे सालिम अली के जीवन से क्या है, सालिम अली के निकट हैं, उनके व्यक्तित्व को पहचानते हैं, उन्हें समझते हैं, तो वे यही मानते हैं कि भ्रमणशील व्यक्ति यानी घूमने वाला, यायावरी, यानी इसका भी मतलब होता है कि जो व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह तक क्या करता है, यात्राएं करता है, घूमता है, अपने नए नए लक्ष्यों को, अपने नए नए उद्देश्यों को खोजता है। तो उन्हें महसूस होता है कि शायद आज भी
आज तो वो बीच में नहीं है हमारे, लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि सालिम अली पक्षियों के सुराग में निकले, उनकी खोज में निकले हैं, नए नए पक्षियों के बारे में निकले हैं कि उन्हें दुनिया से उनका परिचय करवाएंगे, उनके गुणों उनके रूप के बारे में कराएंगे, और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अभी खोजपूर्ण नतीजे को साल लौटाएंगे, और जब ऐसा लगता है कि कुछ ही समय बाद वापस लौटेंगे और नए नए पक्षियों के बारे में दुनिया को क्या कराएंगे, उसे रूबरू कराएंगे, उसे नए अंदाज से लोगों के सामने रखेंगे। लेकिन आगे जो है अब ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आज वो हमारे बीच में नहीं है। तो लेकिन उनके लिए कहा जाए, उनके लिए पंक्तियों से कहा गया है कि जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए, मेरी आंखें नम हैं सालिम अली तुम लौटोगे ना। यानी आज वो हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक आभास सा होता है कि लोगों को विश्वास तक नहीं होता है कि उनकी मृत्यु को, उनकी मृत्यु शरीर को देखकर भी कि वो शायद हमारे बीच से नहीं गए। शरीर चला चुका है, लेकिन उनकी यादें, उनके दिए हुए योगदान आज भी हमारे बीच में मौजूद है। तो शायद हो सकता है किसी न किसी रूप में हमारे सामने क्या होंगे, प्रस्तुत जरूर होंगे। तो बच्चों आपको पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। सांवले सपनों की याद, जाबिर हुसैन की रचना, और सालिम अली के जीवन के एक अनछुए पहलू के बारे में हमने जाना है। आगे हम प्रश्न उत्तर की बात करते हैं। प्रश्न पहला कि किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। कि अभी हमने पाठ के लास्ट में अंतिम क्षण में हमने देखा कि एयरगन एक गौरैया से किस तरीके से घायल होने के बाद उनका जीवन बदल सा जाता है। दूसरा था कि सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा जो उनकी नम आंखें हो गई थी। यानी कि दोनों प्रकृति प्रेमी मिलते हैं, जब उनके सामने एक समस्या बताते हैं तो इस कारण से उनकी आंखें नम हो गई थी। तीसरा प्रश्न है ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। क्योंकि हमने देखा था कि उनकी छत पर बैठने गौरैया से लॉरेंस ज़्यादातर बात किया करते थे, इस कारण से फ्रीडा ने ऐसा कहा होगा। तो अभी आपको अच्छे से विस्तार समझाना है। आज से स्पष्ट करना है कि वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी के प्रतिरूप बन गए। नैसर्गिक का मतलब जाना था हमने कि जो सरल और स्वाभाविक होता है, साधारण व्यक्तित्व होता है, सादा जीवन जीने वाला, जिसमें दिखावा मात्र नहीं होता है। तो इसको आपको आज से स्पष्ट करना है। इसके बाद है कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देखकर भी उसे लौटाना चाहे तो क्या अपने पक्षी अपने संगीत दोबारा कैसे लौट सकेगा। तो यानी हमने देखा कि व्यक्ति जब अपने जीवन के अंतिम क्षण को या जब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसके बाद हम कितना भी अपने शरीर के भागों को देखकर भी उसे वापस लौटा नहीं सकते। आगे है सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उमरे थे। यानी वे छोटे रूप में ही ना होकर क्या हुआ, अथाह रूप में बनकर लोगों के सामने आते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, पांचवा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखे। यानी हमें यहाँ पर सालिम अली जी के व्यक्तित्व की विशेषताओं के बारे में बताना है कि उनका व्यक्तित्व किस तरह का था, किस तरह के योगदान, किस तरह के कार्य करने विशेषताओं का वर्णन करना है। आगे हम बात करें प्रश्न नंबर 7 कि सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी करनी है। यानी जो पाठ लिखा गया है सालिम अली के मृत्यु के तुरंत बाद का, उनके जीवन के जो पहलुओं के बारे में है, तो क्या पाठ का शीर्षक उनके पूरे जीवनी को हमारे सामने प्रस्तुत कर पाता है, तो उसे आप बताएंगे। तो ठीक है बच्चों, जैसा कि आपने प्रश्न देख भी लिए हैं, इन प्रश्नों को आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। धन्यवाद।